प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे असमानता, इनइक्वलिटी। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, आज संपूर्ण विश्व कई ग्रुपों में बटा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ देश विकसित देश हैं, कुछ अल्पविकसित हैं और कुछ विकासशील राष्ट्र के रूप में बटे हुए हैं। सभी देश न तो समान रूप से समृद्ध है और न ही सभी देशों में आर्थिक विकास की गति समान रूप से बढ़ रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि विकसित अथवा अमीर कहे जाने वाले राष्ट्र, जिनमें हम शामिल करते हैं अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि, आर्थिक समृद्धि के शिखर पर विराजमान है। मानी जो विकसित देश है, जो अमीर देश है, उन्होंने आज आर्थिक विकास की जो शिखर है उसको प्राप्त कर लिया। जिनके निवासियों को या जिनके नागरिकों को उन्नत जीवन जीने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहा है, मानी वो एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं अल्पविकसित विकासशील राष्ट्रों की, या जिन्हें हम निर्धन राष्ट्र भी कहते हैं, इसमें शामिल करते हैं हम मध्य पूर्व अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप के देशों को इसमें शामिल करते हैं, जिनके निवासियों को जिंदा रहने के लिए अर्थात घोर नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य है। मानी जो गरीब राष्ट्र है, जो निर्धन राष्ट्र है, उनके जो नागरिक है आज भी नारकीय जीवन जी रहे हैं। आज भी उनको आधारभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है या हम ये देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग विकसित देशों में निवास करता है। यानी विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 1/3 भाग विकसित देशों में निवास करता है, और ये देश विश्व की कुल उपज का 2/3 भाग अथवा मानी ये जो विकसित देश है विश्व की कुल उपज का 2/3 भाग का उत्पादन व उपभोग करते हैं, जिससे इन देशों में प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ती है। इसके विपरीत जो अल्पविकसित विकासशील राष्ट्र है, इनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, क्योंकि इन देशों में जो उत्पादन है और जो विकास की दर है ये दोनों ही काफ़ी नीची है। दूसरा, जो अल्पविकसित और गरीब राष्ट्र है, इसमें जनसंख्या का भार अधिक होता है, इस वजह से भी इन देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। विश्व विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 थी, बुरुंडी की यहाँ पर $110 थी, बांग्लादेश की $470 थी और पाकिस्तान की $817 थी। दूसरे रूप में हम देखें कि इसी समय चीन की प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर $2360, नॉर्वे की $76,450, स्विट्जरलैंड की $59,880 प्रति व्यक्ति आय थी। मानी जब हम अमीर राष्ट्र और गरीब राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें तो एक तरफ अमीर राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी तरफ जो विकासशील राष्ट्र है, जो गरीब राष्ट्र है, उनकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी नीची है। पॉल डेकनी ये कहते हैं कि सन 1978 में एक सर्वे किया गया। सन 1978 में विश्व के कुल जीएनपी उस समय सन 1978 में $8.5 ट्रिलियन थी, जिसमें से $7 ट्रिलियन अर्थात कुल जीएनपी का 83% भाग उत्तर क्षेत्र में पैदा किया गया, जबकि विश्व की कुल आबादी इस उत्तरी क्षेत्र में कितनी थी? 25% है, और शेष जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें $1.5 ट्रिलियन था, और इस क्षेत्र में विश्व की 3/4 निवास करती थी। मानी प्रोफेसर पॉल डेकनी ये कहते हैं कि आय वितरण की असमानता इतनी अधिक है कि पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी क्षेत्र, एक दक्षिणी क्षेत्र है। और सन 1978 में विश्व में कुल जीएनपी $8.5 ट्रिलियन थी, जिसका अधिकांश भाग उत्तरी क्षेत्र में था और वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी। दूसरी तरफ दक्षिण क्षेत्र में जीएनपी बहुत कम थी और यहाँ पर लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती थी।
अब हम आगे देखेंगे असमानता का स्वरूप, काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त असमानता अनेकों प्रकार से उन राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म देती है। विश्व स्तर पर कई राष्ट्रों द्वारा इसके उपाय भी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी असमानताओं में कमी दिखाई नहीं दे रही। मानी आज हम असमानता देखते हैं तो विश्व के अन्य राष्ट्रों में इस आर्थिक असमानता के वजह से कई प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं जन्म लेती है, और सभी राष्ट्रों ने अपने स्तर पर इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई कारगर उपाय अपनाए, लेकिन फिर भी असमानताएं कम नहीं हुई। अब असमानताओं के स्वरूप में सर्वप्रथम हम लेते हैं व्यक्तिक आय असमानता। मानी न केवल विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय अलग अलग होती है, बल्कि एक राष्ट्र के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय भी अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें कि राजस्थान के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी नीची है। तो एक राष्ट्र के भीतर भी व्यक्तिक आय असमानता पाई जाती है। इसमें प्रोफेसर महालनोबिस ने अपने अनुभव में बताया कि राष्ट्रीय आय संबंधी में उन्होंने बताया कि देश की 1% है जो धनी राष्ट्र है, देश के टॉप 1% जो धनी व्यक्ति है उनके पास देश की कुल राष्ट्रीय आय का 10% हिस्सा है, जबकि नीचे के जो 50% जो गरीब व्यक्ति हैं उनके पास कुल आय का 22% भाग ही मिलता है। माननीय प्रोफेसर महालनोबिस समिति ने अपने अध्ययन में बताया कि आज भी भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो अमीर वर्ग के पास है, गरीब वर्ग के पास बहुत कम राष्ट्रीय आय का हिस्सा रह पाता है। नेक्स्ट है प्रादेशिक असमानताएं। मानी आज हम देखते हैं कि देश के कुछ राज्यों का प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित होने के परिणाम स्वरूप पिछड़े राज्यों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना प्रादेशिक विषमता कहलाता है। मानी आज हम देखते हैं कि एक राज्य आर्थिक रूप से भी सक्षम है और प्राकृतिक रूप से भी सक्षम है, और जिनको हम विकसित राज्य कहते हैं। जैसे विकसित राज्यों में हम शामिल करते हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये विकसित राज्य है, ये आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य है। दूसरी तरफ जो गरीब राष्ट्र है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य है, उसमें है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो देश के भीतर भी न केवल व्यक्तिक आय असमानता पाई जाती है, बल्कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय असमानता भी पाई जाती है। मानी एक क्षेत्र आर्थिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, बल्कि दूसरी तरफ दूसरा क्षेत्र आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों से काफ़ी गरीब है। नेक्स्ट हम देखते हैं धन संपत्ति वितरण में असमानता। मानी भारत जैसे विकासशील देश में केवल आय के वितरण में असमानता नहीं है, बल्कि धन एवं संपत्ति के वितरण में भी असमानता देखने को मिलती है। जैसे भारत में 10 हेक्टेयर से अधिक की भू जोतों संख्या में मात्र 2.4% है। मानी भारत में 10 हेक्टेयर से अधिक भू जोतों की संख्या कुल जोतों का 2.4% है, जबकि कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करता है 22.8% है। इसके विपरीत 2 हेक्टेयर से कम जोतों की संख्या है 74.5%, जबकि ये कुल क्षेत्र का 26.3% ही हिस्सा कवर करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औद्योगिक परिसंपत्ति के वितरण में भी काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती है। आज भारत में कुछ चुनिंदा औद्योगिक घराने हैं जिनके पास राष्ट्रीय आय की बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास है, जिनमें मुख्य रूप से है रिलायंस, टाटा, बिरला, महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो
और इसमें हम अडानी को भी ले सकते हैं। इनके पास ये कुछ चुनिंदा औद्योगिक घराने हैं जिसकी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास है। नेक्स्ट हम लेते हैं शहर एवं गांव में वितरण की असमानता। मानी क्षेत्रीय असमानता के साथ साथ हम देखते हैं कि शहर एवं ग्रामीण में भी आर्थिक या वितरण की असमानताएं पाई जाती है। हम ये देखते हैं कि आज गाँवों में एक परिवार को, एक व्यक्ति को ना तो शुद्ध पेयजल मिलता है, ना पौष्टिक आहार मिलता है, ना उसके पास रोजगार के कोई संसाधन है, ना उसके पास परिवहन की कोई अच्छी सुविधा है, ना उनके पास कोई आवास है। दूसरी तरफ भारत के जो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति है वो आधुनिक जीवन को जी रहे हैं। मानी शहरी क्षेत्र के कुछ लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और वो पाश्चात्य संस्कृतियों का भी उपभोग कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शहर एवं ग्रामीण में भी आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। कल हम अध्ययन करेंगे आर्थिक असमानता के कारण और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उपाय। यदि हमने पूर्व कक्षाओं में जो भी हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए उनमें किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अपनी समस्या शेयर कर सकता है, उसका हम निराकरण करेंगे।